सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अहमदाबाद की, जहां क्राइम ब्रांच ने सूरत के एक आश्रम में नकली नोटों का बड़ा रैकेट पकड़ा है। तलाशी में 2.38 करोड़ रुपए के 500 रुपए के नकली नोट और नोट छापने की मशीनें जब्त की गई। इस रैकेट के मुख्य आरोपी योग गुरु प्रदीप जोटांगिया समेत 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जांच में पता चला कि नकली नोट बनाने के लिए विशेष कागज चीन से मंगाया जाता था और उसका भुगतान क्रिप्टो करेंसी में किया गया। पुलिस ने अमराईवाड़ी में फॉर्च्यूनर कार रोककर नोट बरामद किए। सत्यम योग फाउंडेशन के वाहन से नोटों की तस्करी की जा रही थी। नोटों पर भारत सरकार और आयुष मंत्रालय के नाम छापे गए थे। तो नकली नोटों के रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। योग गुरु प्रदीप जोटांगिया समेत 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सूरत के आश्रम में ये नोटों की बरामदगी की गई है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब वक्त है सीएम राउंडअप का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में शिप्रा नदी के तट से राज्य स्तरीय जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ किया। 30 जून तक चलने वाले इस 139 दिवसीय अभियान का उद्देश्य जल स्रोतों का संरक्षण और पुनरुद्धार करना है। इसमें 18 विभाग मिलकर काम करेंगे, जिसमें चेक डैम की मरम्मत, तालाबों की सफाई और 2500 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य शामिल है। देखिए खास रिपोर्ट। जल गंगा संरक्षण अभियान का शुभारंभ कर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जल गंगा संवर्धन अभियान हमारी सनातन संस्कृति की सबसे पवित्र धारा का अभियान है। जल की महत्ता ऐसी है कि इसके बिना कोई जीवित नहीं रह सकता है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश नदियों का मायका है, जहां से 250 से अधिक नदियां निकलती है। मां नर्मदा के पवित्र जल से मध्य प्रदेश के साथ गुजरात में भी आनंद की धारा बह रही है। जल की महत्ता हमारी संस्कृति में कैसी है? पूजा पाठ कोई भी काम करो, अगर जल के माध्यम से संकल्प नहीं हुआ तो पूजा पाठ भी पूरी नहीं होती। जल गंगा अभियान का शुभारंभ हो रहा है। इस अभियान के माध्यम से हमारी सभी माताएं बहनें भी बैठी है और भाई भी बैठे हैं। मैं गुड़ी पड़वा, चैत्र नवरात्रि, विक्रम संवत्सर, चेटी चांद सबकी आपको बधाई दे रहा हूं, सबको आपका अभिनंदन कर रहा हूं। नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। जितनी नदियां मध्य प्रदेश में, इतनी पूरे प्रदेश देश में नहीं है। 250 से ज्यादा नदियां मध्य प्रदेश से निकलती है और संयोग ऐसा, हमारा कोई हिमखंड नहीं है, बर्फ का कोई पहाड़ नहीं है, कोई ग्लेशियर नहीं है, लेकिन वन आच्छादित इस रचनाओं से हम जल की समृद्ध धारा से न केवल मध्य प्रदेश, नर्मदा जी के माध्यम से मध्य प्रदेश तो आनंद में है ही, पूरा निवाड़, मालवा और महाकौशल के साथ राजस्थान और गुजरात में भी आनंद की गंगा बह रही है। मुख्यमंत्री स्वर्गीय पंडित कुंजीलाल दुबे की 130वीं जन्म जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश विधानसभा भवन परिसर में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि देते नजर आए। साथ ही भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित विक्रमोत्सव 2026 के अंतर्गत कोटि सूर्य उपासना कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी नागरिकों को सृष्टि के आरंभ दिवस नववर्ष विक्रम संवत 2083 के आरंभ की बधाई और मंगल कामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, INS न्यूज भोपाल। छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ की साय सरकार का बजट 2026 गांव, गरीब और किसान पर केंद्रित दिखाई देता है। किसानों की आय बढ़ाने, खेती को लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बजट में कई बड़े प्रावधान किए गए हैं। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से न सिर्फ खेती को नई ताकत मिलेगी, बल्कि किसानों को मान सम्मान भी मिलेगा। एक रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की साय सरकार अपना पूरा ध्यान गांव, गरीब और किसानों पर केंद्रित कर राज्य का लगातार विस्तार कर रही है। साय सरकार ने बजट 2026 में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। कृषक उन्नति योजना के जरिए वह किसानों की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती दिखती है, जिसके लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान भी किया है। साथ ही किसानों के लिए 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी। खरीफ सीजन में ऐतिहासिक 437 लाख मीट्रिक टन धान की ऐतिहासिक खरीदी की है, जिससे किसानों के खाते में लगभग 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान संभव हो रहा है। सरकार की कोशिश है कि छत्तीसगढ़ का किसान सिर्फ एक फसल पर निर्भर रहने के बजाय दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलों की खेती भी ज्यादा से ज्यादा करे। मकसद किसानों की आय के नए रास्ते खोलना और खेती को ज्यादा लाभकारी बनाना है। फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसे फसलों को भी कृषक उन्नति योजना में शामिल किया गया है। किसानों को राहत और सुविधाएं मुहैया कराने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए 5 हॉर्स पावर तक के कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली की योजना को जारी रखने का फैसला किया गया। इसके लिए बजट में 5,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देने के लिए 150 करोड़ रुपए का टॉप अप अनुदान और दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए का अलग से बजट रखा गया है। निःशुल्क विद्युत प्रदाय करने हेतु 5,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। टॉप अप प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके लिए बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही 5 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक एकीकृत एक्वा पार्क बनाया जाएगा, जिससे मछली पालन क्षेत्र को नई गति मिलने की उम्मीद है। डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 90 करोड़ रुपए से रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर के मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसके अलावा 18 करोड़ रुपए पशुओं की नस्ल सुधार और चारा उत्पादन के लिए भी रखे गए हैं। डेयरी समग्र विकास योजना प्रारंभ की है तथा इसके लिए बजट में 90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर के मिल्क प्रोसेसिंग सेंटर का उन्नयन भी शामिल है। पशुओं के नस्ल सुधार तथा दूध उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से समग्र पशु संवर्धन योजना के लिए 8 करोड़ का प्रावधान किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन मजदूर कल्याण योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के घरों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इन योजनाओं से जहां किसानों का मान बढ़ेगा, वहीं खेती भी उन्नत होगी। प्रोग्रामिंग डेस्क, INS 24/7। में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तीसरे चरण का रिमोट से शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 2,500 करोड़ रुपए की राशि से प्रदेश के सभी प्रमुख तालाब, नदियां, कुएं और बावड़ी सहित जल स्रोतों का संवर्धन किया जाएगा। समारोह में तालाब गहरीकरण के लिए भूमि पूजन भी किया गया। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम मोदी के योजनाओं की तारीफ करते हुए विकास कार्यों की जानकारी दी। सीएम ने गुड़ी पड़वा और चैत्र नवरात्रि की भी शुभकामनाएं दी। लेकिन आज तो नवरात्रि का दिन भी है और विक्रम संवत का सम्राट विक्रमादित्य को स्मरण करने का दिन भी है। विक्रमादित्य को याद करके तो विक्रमादित्य की वीरता, गंभीरता, दानशीलता, लोकप्रियता, इतिहास की वो सारी घटनाएं हमारी सरकार के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में भारतीय संस्कृति की धारा विरासत से विकास की ओर लगातार आगे बढ़ रही। हमारे लिए आज के इस अवसर पर जो जड़ में है वो चेतन में है। इसलिए हमारे लिए तो आदिकाल से जल का महत्व बताने की जरूरत नहीं।
हमारे अपने परिवार में बड़ा बूढ़ा बच्चा सभी कोई अगर अपने जल के स्रोत के बारे में जब भी मन में भाव आता तो पवित्र भाव आता। मैं आज के इस अवसर पर चैत्र नवरात्रि में आज आपको पुनः बधाई भी देता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग में 5वीं और 8वीं की परीक्षा मजाक बन गई है। शासकीय विद्यालयों में छात्र परीक्षा दिलाने पहुंच रहे हैं, लेकिन निजी स्कूल सूने पड़े हैं। निजी विद्यालयों में भी केंद्राध्यक्ष के रूप में शासकीय शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। वे दिन भर छात्रों का इंतजार करते रहे। दरअसल सीजी बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने के बाद भी थोक में ऐसे निजी स्कूल है जो सीबीएसई किताबों से पढ़ाई करा रहे हैं, पर केंद्रीकृत परीक्षा में नियमित सीजी बोर्ड की किताबों से सवाल पूछे जा रहे हैं। इसलिए निजी स्कूलों के विद्यार्थी परीक्षा दिलाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। वहीं शिकायत यह भी रही कि 5वीं और 8वीं बोर्ड के पेपर कटे फटे प्रिंट मिस्टेक हालत में मिले। मामले के उच्च स्तर पर शिकायत होने के बाद शिक्षकों ने छात्रों को प्रश्न लिखवाया। बता दें कि प्रदेश में 8000 से भी ज्यादा निजी स्कूल है। इनमें से 6000 से ज्यादा सीजी बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में पहली से 8वीं कक्षा तक अनुत्तीर्ण छात्रों को भी अगली कक्षा में प्रमोट करना अनिवार्य है। ऐसे में परीक्षा लेने का मतलब ही नहीं रह जाता। वहीं कह सकते हैं कि बच्चों की शिक्षा की नींव कमजोर हो रही है। मामला ये एक और है, गंभीरता का जो प्रश्न हम बार बार उठा रहे हैं कि 5वीं 8वीं में इनके नियम में कहीं नहीं लिखा है कि विद्यार्थियों को रोकना है। पहला, अगर विद्यार्थी कम नंबर लाएगा तो दोबारा एग्ज़ाम लेना है। इसमें जो बड़ा सवाल है, जो बार बार मैं सब स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों से पूछ रहा हूँ, उसका जवाब वो देने से कतरा रहे हैं, बच रहे हैं, वो ये कि अगर विद्यार्थी 5वीं 8वीं के एग्ज़ाम में, अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है मार्च में, उसमें नहीं बैठेगा और जून में नहीं बैठेगा तो क्या होगा? 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं जो हुई हैं और जिस कदर लापरवाही बरती गई है उसमें, चाहे पेपर की क्वालिटी हो, चाहे जो कटा फटा हुआ या उसके रखरखाव हो, ये मुझे लगता है कि 5वीं और 8वीं का जो एनईपी के तहत चेक पॉइंट जिसको बनाया गया है, उसको उसकी महत्व को समझने में हम कहीं कुछ चूक कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां अवैध कॉलोनियों को लेकर मोहन सरकार सख्त है। वहीं ग्वालियर जिला प्रशासन भी ऐसी कॉलोनियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसके बावजूद पंजीयक विभाग अपना राजस्व बढ़ाने के लिए खसरे में अवैध कॉलोनी दर्ज होने के बाद भी लगातार रजिस्ट्री कर रहे हैं। इस मामले में रिटायर्ड आईएएस अफसर नगर निगम के पूर्व कमिश्नर का कहना है कि सांसद, विधायक और रसूखदारों के दम पर ही शहर में अवैध कॉलोनियों फल फूल रही है। बता दें कि ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर शहर में अवैध कॉलोनियों का सर्वे कराया गया था। सर्वे के बाद निगम ने 900 से अधिक अवैध कॉलोनियों में प्लॉटों की बिक्री रोकने के लिए जिला प्रशासन को पत्र लिखा था। राजस्व विभाग ने संबंधित खसरों में अवैध कॉलोनी दर्ज कर दी और सूची पंजीयन विभाग को भेजी गई। शुरुआत में कुछ समय तक रजिस्ट्री नहीं की गई, लेकिन धीरे धीरे उप पंजीयकों ने फिर से रजिस्ट्री कराना शुरू कर दिया है। अवैध कॉलोनी के लिए निगम निरंतर कार्रवाई करता है। अभी भी लगातार कार्रवाई चल रही है और हमारे सीपी और बिल्डिंग ऑफिसर्स अपने अलग अलग क्षेत्रों में जो अवैध कॉलोनियां बन रही हैं उनके खिलाफ चिन्हित करके उन पर विधिक कार्रवाई कर रहे हैं और तोड़ने की कार्रवाई। शासन की मंशा है कि अवैध कॉलोनी विकसित ना हो, क्योंकि उनसे आम जनता को बहुत परेशानी होती है। तो शासन इस संबंध में बड़े स्तर पर कार्रवाई कर रहा है और अवैध कॉलोनी की जो बसाहट हो रही है उस पर रोक लगा रहा है। सबको पता है। हम भी इसमें पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अवैध कॉलोनी जो खसरे में दर्ज हैं। सरकार नियमित तो बना सकती है, पर प्रक्रिया को जटिल करती है। यहाँ बैठे हुए लोग जो सेल पे बैठे हैं, जो डाइवर्सन कर रहे हैं, डाइवर्सन करने में पसीना आ जाएगा। आरआई पटवारी और एसडीओ के पास आप जाके देख लो, कोई भी निगम की तरफ से ये अलग से कॉलोनी सेल बनना चाहिए। दूसरी तरफ ये इसकी जिम्मेदारी हो, उसमें पुलिस प्रशासन, मैंने कह रहा हूँ अवैध कॉलोनियों के लिए एक उड़न दस्ता बनना चाहिए। एक कॉलोनी सेल हो जिसमें पुलिस का डेडिकेट आदमी हो, राजस्व का डेडिकेट आदमी हो और निगम का डेडिकेट।
वहीं रीवा के शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में छात्र छात्राएं पढ़ाई की बजाय सोशल मीडिया पर रील बनाने में मशगूल हो गए हैं। कॉलेज के गलियारों और क्लासरूम में बने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे हैं। पूरे मामले में प्राचार्य अर्पिता अवस्थी ने कहा है कि कॉलेज पढ़ाई का केंद्र है, मनोरंजन का नहीं। उन्होंने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर अनुशासन भंग करने वाले छात्रों की पहचान की जा रही है और जल्द ही कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कॉलेज प्रबंधन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई परमिशन कॉलेज में नहीं है कि छात्राएं रील बनाएं इस तरह से। और जो उनकी क्लासरूम जो दिख रहा है उससे हम लोगों को पता चल रहा है कि जो पीछे CHE के कमरे हैं उन कमरों में ये रील बनी है। और जो ड्रेस है उनकी, उस ड्रेस कोड से पता चल रहा है कि ये साइंस की लड़कियां हैं। और अभी तक मुझे इनके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि इस तरह का रील बना करके किसी ने डाला हुआ है। आपके द्वारा ये चीज़ हमारे संज्ञान में लाई गई है। MP के शाहजहांपुर जिला जेल से रविवार को दीवार फांदकर फरार हुए कैदी जीवन को पुलिस ने बुधवार शाम छत्तीसगढ़ के दल्ली राजहरा से गिरफ्तार कर लिया। मक्सी निवासी आरोपी जेल से भागने के बाद सीधे अपने पत्नी के पास दल्ली राजहरा के भोयाटोला स्थित ससुराल में जाकर छिप गया था। जेल से फरार होने के बाद पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी। छत्तीसगढ़ पहुंचने के कैदी ने अपने पत्नी को फोन किया। इसके बाद जिला जेल पुलिस को उक्त कैदी की जानकारी छत्तीसगढ़ के बालोद में होने की मिली। जानकारी मिलने के बाद जेल पुलिस छत्तीसगढ़ के दल्ली राजहरा पहुंची, जहां से फरार कैदी को शाहजहांपुर लाया गया। फरार कैदी का कहना है कि मक्सी पुलिस थाने पर पदस्थ SI शर्मा ने उसे झूठे केस में फंसाया है। छत्तीसगढ़ अभी बंदी से पूछताछ कर उसने बताया कि वो बेलसा से ट्रेन से गया था और ट्रेन दिया मार्केट में जिसने जल्दी पहुंचा गया। बाकी उससे पूछताछ करने पर और पूछेंगे, सघनता जानकारी प्राप्त करेंगे। आगामी कार्रवाई में हम जो भी न्यायालयीन कार्रवाई की हम उसको फॉलो कर रहे हैं और वरिष्ठ कार्यालय को, माननीय न्यायालय को, कलेक्टर साहब को, सभी लोगों को संज्ञान में लाया जा रहा है। जबलपुर में पाटन पुलिस और क्राइम ब्रांच ने हथियार के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों की कार से 4 पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। दोनों आरोपी दमोह से जबलपुर आ रहे थे, लेकिन नवरात्रि और ईद को लेकर चल रही वाहनों की चेकिंग के दौरान दोनों बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। फिलहाल पुलिस ने दोनों बदमाशों को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। वो काली रंग की स्विफ्ट कार में पाटन की तरफ आ रहे हैं। पाटन पुलिस के साथ एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए उनको इंटरसेप्ट किया गया। पूछताछ में जो है उनके नाम राज सिंह ठाकुर और सुरेंद्र राजपूत पता चले और उनके कब्जे से 4 पिस्टल और 8 नग राउंड जो हैं वो बरामद किए गए हैं। किससे उन्होंने ये पिस्टल प्राप्त की, किस घटना को अंजाम देने की वो फिराक में थे या किसको पिस्टल बेचने की फिराक में थे, इसके संबंध में उनसे पूछताछ की जाए। तो चेकिंग के दौरान कार से हथियार मिले। जबलपुर से ये मामला सामने आया है, जहां दोनों आरोपियों से पूछताछ में फिलहाल जुटी हुई है। हथियार के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। कार से 4 पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। तो चेकिंग के दौरान कार से ये हथियार मिले। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।